हाँ हाँ, दूसरा तीसरा सिद्धांत शिक्षा का तीसरा सिद्धांत है ना। शिक्षा का तीसरा सिद्धांत है जो निकट है उससे दूर की ओर, जो है उससे जो होना है उसकी ओर कार्य करना। एक मनुष्य के स्वभाव का आधार लगभग सदा ही उसकी आत्मा के अतीत के साथ ही साथ उसकी आनुवंशिकता, उसका परिवेश, उसकी राष्ट्रीयता, उसका देश, वह भूमि जहाँ वह पोषण पाता है, वह हवा जिसमें वह श्वास लेता है, वे दृश्य, वे ध्वनियाँ और वे आदतें जिनके लिए वह अभ्यस्त है होता है। ये चीजें क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे कम शक्तिशाली रूप से ढालती है। इसलिए हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। हमें स्वभाव को उस जमीन से नहीं उखाड़ देना चाहिए जिसमें उसे पनपना है, या फिर मन को एक ऐसे जीवन के प्रतिरूपों और विचारों से नहीं घेर देना चाहिए जो उस जीवन के लिए विजातीय हो जिसमें उसे भौतिक रूप से क्रिया करनी है। यदि बाहर से कोई चीज लानी है तो उसे मन पर बलपूर्वक आरोपित न की जाए, उसे प्रस्तुत किया जाना होगा। एक स्वतंत्र और स्वाभाविक वृद्धि के ही यथार्थ विकास की शर्त है। ऐसी आत्माएं हैं जो स्वभावतः ही अपने परिवेश का विरोध करती हैं और किसी अन्य युग और परिवेश की प्रतीत होती है। उन्हें अपने झुकाव का अनुसरण करने के लिए मुक्त छोड़ दो, परंतु अधिकांश लोग यदि उन्हें किसी विजातीय सांचे में कृत्रिम रूप से ढाला जाए तो शिथिल हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, कृत्रिम हो जाते हैं। मानवों के लिए भगवान की यह व्यवस्था है कि वे किसी राष्ट्र, युग, समाज विशेष से संबद्ध हों, कि वे अतीत की संतानें, वर्तमान के स्वामी और भावी के सृष्टा हों। अतीत हमारा आधार है, वर्तमान हमारा उपादान तत्व है, भविष्य हमारा लक्ष्य और हमारा शिखर है। एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में प्रत्येक का अपना उचित और स्वाभाविक स्थान होना चाहिए। ठीक है। हाँ। मन की शक्तियां। मन की शक्तियां। शिक्षाविद का उपकरण मन अथवा अंतःकरण होता है। शिक्षाविद का उपकरण मन अथवा अंतःकरण होता है, जिसकी 4 परतें होती हैं। अतीत की मानसिक छापों का संग्रह, संस्कारों का संग्रह, चित्त अथवा स्मृति का भंडार, जिसे स्वयं स्मरण की क्रिया से अलग करके देखना चाहिए। स्मृति का भंडार जिसे स्वयं स्मरण की क्रिया से अलग देखना, भंडार अलग है और स्मरण की क्रिया अलग है। ठीक है भाई आपके भंडार है, इस समय स्मरण कोई चीज का है। आप कहीं कोई अपनी अलमारी भी पुरानी खोलते हो, कितनी कितनी सारी चीजें फिर स्मरण उसके साथ साथ हो आती हैं। आपकी एक्टिव मेमोरी में नहीं है पर भंडार के अंदर पड़ी हैं वो। तो आगे चलें। हाँ, वह आधार है जिस पर अन्य सभी परतें स्थित है। समस्त अनुभव हमारे अंदर निष्क्रिय या संभावित स्मृति के रूप में रखा रहता है। सही है। सक्रिय स्मरण शक्ति उस भंडार में से जिसकी उसे आवश्यकता हो वह चुनकर ले लेती है, परंतु सक्रिय स्मरण शक्ति उस व्यक्ति की तरह होती है जो भंडार घर में बंद पदार्थों की विशाल राशि में कुछ ढूंढ रहा हो। कभी कभी जो वह चाहता है वह नहीं खोज पाता। प्रायः ही अपनी त्वरित खोज में वह ऐसी बहुत सी चीजें पाता है जिनकी उसे कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं होती। प्रायः ये वह भूल भी कर बैठता है और सोचता है कि उसने सही चीज खोज निकाली है, जबकि जिस चीज पर उसने हाथ रखा होता है, जिसे चुना होता है, वह कोई और ही चीज होती है, जो व्यर्थ न भी हो तो बेमतलब की होती है। निष्क्रिय स्मृति या चित्त को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। अपने कार्य में वह यंत्रवत स्वचालित व स्वाभाविक रूप से पर्याप्त होता है। इसके क्षेत्र के अंदर आने वाला ज्ञान का कोई ऐसा छोटे से छोटा ब्यौरा भी नहीं है जिसे उस सराहनीय भंडार में सुरक्षित उचित स्थान पर स्थापित और बिना त्रुटि के संरक्षित न कर लिया जाता है। यह तो सक्रिय स्मरण शक्ति ही है, जो यद्यपि एक उच्चतर क्रिया है, पर कम पूर्ण रूप से विकसित क्रिया है, जिसे सुधार की आवश्यकता है। हाँ, सक्रिय वाली को जब हम कहते हैं स्मरण शक्ति, तो हमेशा हम्म, ही सक्रिय की बात है। अदरवाइज हम्म, आप कहीं किसी देश के अंदर गए और वहां ग्रीक बोल रहे हैं आपके चारों तरफ, और आपको एक हाँ, शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आपकी सक्रिय स्मरण शक्ति को तो कुछ भी नहीं पता। पर ये जो भंडार है चित्त का, इसी हम्म, को जो हिप्नोटिज्म से और ये जो अलग अलग पद्धतियां हैं उससे कि आप बोलिए वहां क्या था, वो हू बहू रिप्रोड्यूस कर देगा उस चीज को। वो चीजें उसके अंदर गई हुई हैं। और हम्म, सक्रिय स्मरण शक्ति को आप कहो कि वो क्या बोल रहा था, उसको पता नहीं। आप वो भाषा ही नहीं जानते, आप कैसे उसको रिप्रोड्यूस कर दोगे? और चित्त कर देगा उसको। अच्छा, तो वो हू बहू बिना किसी दोष के, और इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही डेवलप्ड है। वो हम्म, तो आपकी हर बारीकी को उतने ही तरीके से ले लेगा। हाँ, उसका हम्म, क्या बना पाते हो क्या नहीं बना पाते हो वो तो दूसरी फैकल्टी है। और अभी बिल्डिंग मटेरियल आपके पास चारों तरफ खूब पड़ा है, इसका मतलब कोई ये आप क्या बनाओगे वो तो आपकी कल्पना या आपकी क्षमता के ऊपर है। पर ये हम्म, अपना काम निर्दोष तरीके से करती है, जो निष्क्रिय स्मरण शक्ति है, और जो भंडार तैयार करती है चित्त का। हम्म, और जो ये कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की हम्म, वृत्तियों का निरोध है वो योग है, क्योंकि आपके बिना चाहे भी आप बैठे हैं उस हाँ, टाइम आपको फियर्स भेज देगी। क्योंकि वो उसके चित्त के अंदर आपके अभी देखे नहीं है, वो पहले भी देखे हुए जो, और जितनी भी मनुष्य जाति रेशियल आप में इंप्रेशन है वो आप में भेजती रहेगी। जो इससे पहले आपके साथ मनुष्य जाति के साथ किसी के साथ भी घटी हो, वो सारी चीजें आपके अंदर भेजती रहेंगी। आप कहेंगे मेरे को आवश्यकता ही नहीं है इसकी। भाई हम्म, स्टोर हाउस में से आपको जब जिस सामान की जरूरत है वो तो ठीक है, पर मैं जबरदस्ती आप काम कर रहे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं उस टाइम में स्टोर हाउस खोल के आपको जबरदस्ती चीजें सप्लाई करनी शुरू कर दूं, वो तो न्यूसेंस हो जाएगा। हाँ, तो ये सारे दिन ऐसा न्यूसेंस चालू रखता है, क्योंकि हम खुले हैं नीचे से, अंदर से, ऊपर से, जिसके अंदर ऊपर से तो कम आती हैं। हाँ, हमारा नीचे, जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऊपर से आती प्रेरणाएं भी सीधे सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है और वहां से अपना काम करती हैं, क्योंकि सीधे तो हम ग्रहणशील है नहीं। इसी अर्थ में बोलते हैं कि भगवान की मर्जी से ही पत्ता हिलता है। वो ठीक हम्म, बात है, पर वो आप में जो क्रिया होती है, जो उनके प्रति खुला है, उसमें भी वही क्रिया हो रही है। जो खुला नहीं है उसमें भी क्रिया हो रही है। तो वो कैसे करते हैं, वो यही फर्क पड़ता है। उनमें उनको राउंड अबाउट जाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्मरण जो निष्क्रिय और सक्रिय, तो यहां जिसकी ज्यादा बात होएगी, अगर कॉन्टेक्स्ट बता दिया जाए कि ये आपके चित्त की बात हो रही है तो एक अलग है। अदरवाइज जब हम कहते हैं शिक्षा से स्मरण शक्ति, तो ये सक्रिय वाली की बात है। निष्क्रिय तो अपने काम में आप उसको कल्टीवेट करें या न करें, वो अपने टास्क में ठीक है। दूसरी परत इस पे आ जाए। दूसरी परत है मन स्वयं या मनस, हमारे भारतीय मनोविज्ञान की छठी इंद्रिय, सिक्स है, जिसमें अन्य सभी इंद्रियां एकत्रित हो जाती हैं। एक्चुअल में सेंस तो यही है, हम्म, बाकी तो खाली रिसेप्टर्स हैं। हम्म, उसको भी ये ओवर रूल कर सकता है अगर ये चाहे तो। जिनके आंखें नहीं हैं, वो कई बार जिनके आंखें हैं उनसे बेटर सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। हाँ, तो आप किसी भी अंग से, और अंगों की भी क्षमताएं जो है, जो रेडी इंडियंस की, वो बताते हैं कि कई मील दूर से वो वाइब्रेशन से बता सकेंगे कि घोड़ा कितनी दूर है या कोई गाड़ी कितनी दूर है। हम्म, तो वो उनके अंदर ये चीज है। तो हम जो इंद्रियों से समझते हैं उनकी क्षमताएं उससे ज्यादा हैं। इवन माइंड की जो हम सोचते हैं उसके तो कोई अंत ही नहीं है। हम्म, ये छठी इंद्री है, और वास्तव में तो यही इंद्री है।
एक्चुअल में इंद्री की बात करें तो यही इंद्री है, बाकी तो इसने अपने अरेंजमेंट बना रखे हैं काम के लिए। सही है। हम्म। मन का काम है पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दृष्टि, शब्द, गंध, रस और स्पर्श में परिणित कर दी गई वस्तुओं के बिंबों को ग्रहण करना और इन्हें पुनः विचार संवेदनों में बदल देना। यह सीधे भी भाव छवियों को ग्रहण करता है और उन्हें मानसिक धारणाओं में गढ़ देता है। हाँ, तो पांचों इंद्रियों से आप जो शब्द माइंड के अंदर बना रहे हो, जैसे दृष्टि है, आपके रेटिना पे वो चीज पड़ी और आपका जिस तरीके का ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे आप कहते हो ये चीज है। पर अगर इस मैकेनिज्म को हम समझ जाएं तो हम कहेंगे भी ये तो एक अरेंजमेंट है कि इस तरीके से देखा जाता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी बिंब है, भी बिंब प्रदान करता है, वो ग्रहण करता है और फिर उन्हें विचार संवेदनों में बदल देता है। आपकी अगर विचार संवेदन न हो तो भी आंखें हो सकता है काम कर रही हो, पर वो आपको रिपोर्ट क्या करेगी? आपके रेटिना के ऊपर वो इंप्रेशन पड़ गया, बनाओ क्या अब उसका आप। तो विचार संवेदनों में वो बदल देता है और अपने आप में सबसे पहले वो रिपोर्ट देता है। ये सारी बातें बड़ी गहनता से जो योगिक साधन है उसमें सुंदर इसका विवेचन है कि किस तरीके से परसेप्ट है, मतलब जो इंद्रियों से आप बोध करते हो उसके आधार पे कॉन्सेप्ट बनाते हो और उन कॉन्सेप्ट्स पे और जटिल कॉन्सेप्ट बनाते हो। भाई पुस्तक है, आपको दिख गई, पर वही पुस्तक जो है, इंद्रियां तो एक छिपकली के भी है, वो भी देख रही है उसको, पर वो परसेप्ट में ही फर्क है। भाई अगर वो दूसरे कह रहे हैं तो मूल वास्तव में क्या है? सामने अगर कोई चीज रखी है तो आप किसी कुत्ते को लिया होगे तो उसके सेंस ही नहीं आ पाएगा ये क्या चीज है। तो उसकी आंखें आपसे बहुत ज्यादा शार्प हो सकती है, उल्लू की आंखें बहुत तेज हो सकती है, या जिसकी भी आंखें तेज हो सकती है, पर वो बनाएगा क्या उसका? तो बिंब ग्रहण करके अगर पुनः विचार संवेदन में न बदल दे तो आप कुछ नहीं कर सकते इन इंद्रियों का। और फिर सीधे भी, मतलब ये इनडायरेक्ट तरीका हुआ, भाव छवियों को ग्रहण करता है। सीधे ही वो देख सकता है कि आपको दृष्टि न मिली हो, शब्द न मिला हो, गंध, रस और स्पर्श ये कोई सा भी नहीं हो। एक्चुअल कल्टीवेशन ये है ऊपर से नीचे काम करना, न कि नीचे की इंफॉर्मेशन से ऊपर काम करना। कल्टीवेटेड व्यक्ति वो है जिसको अंदर से कोई चीज महसूस हो गई। सामान्य जीवन के अंदर भी आप में अगर कोई विचारात्मक शक्ति है, प्लानिंग की आपके अंदर फैकल्टी है, तो आप इन किन्हीं को भी काम में नहीं लेके विजुअलाइजेशन को काम में लेते हैं, या आपकी और जो चीजें फैकल्टीज उनको काम में लेते हैं, इनको एग्जीक्यूशन में काम में लेते हैं। और जितना ही अनकल्टिवेटेड व्यक्ति है वो इनके मैंने देखा है इसलिए प्रमाणित है, इसका मतलब आप बिल्कुल अनकल्टिवेटेड व्यक्ति हो। मैंने कान से सुना है, तो अगर आप इनको आधार मान के चलते हैं, जितना ही आप इन पे आश्रित हैं, इसका मतलब आप अभी डेवलप्ड नहीं हो। मतलब ये आपके अनुसार चलने चाहिए, न कि आपको इनकी सहायता से चलना चाहिए। उल्टा है क्रम। भाई कल्टीवेशन किस चीज का है? संगीत के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, संगीत है, साहित्य है, कला है, या आपकी और फैकल्टीज है, जीवन में आप निर्णय किस आधार पे करते हैं? भाई वही माँ का शब्द है, एक ही व्याख्यान है, कितने तरीके से लोग ले रहे हैं। तो आप जितना ही अंदर से इनके ऊपर इंप्रेस अपॉन करेंगे उतना आपका जीवन सार्थक होएगा, और इनके आधार पे करेंगे। इसीलिए तो सारे जितनी भी आध्यात्मिकता है, तत्वतः जो है उनका अलग अलग मत हो सकता है, पर इसके अंदर तो वो सारे एक हैं कि अगर इंद्रियों के आधार पे चलोगे तो आध्यात्मिकता तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक दूसरी फैकल्टी है। आध्यात्मिकता का सामान्य जीवन भी आप अच्छा नहीं लीड कर सकते आप अगर इसी के ऊपर रुके रहो तो। भाई विज्ञान कहता है हम इसके ऊपर ठोस रूप से चलते हैं, तो विज्ञान फिर ये क्यों नहीं मानता? उसने परीक्षण कर लिया, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सूर्य की गति एक तरीके से बताती है, विज्ञान कहती है नहीं नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी चक्कर काट रही है। हम इस चीज को मान रहे हैं हमारी इंद्रियों से विपरीत भी, क्योंकि विज्ञान ने कह दिया। तो इसलिए जितना ही हम इसके ऊपर आग्रह कम करके
और इनके ऊपर बाध्यता रखेंगे नहीं, ये देखना है भाई। और गुरु के लिए हम करते थे कि नहीं, गुरु शब्द का शब्द जो है वो अंतिम वाक्य है। कितनी सुंदर बात है ये, हमारी जो यांत्रिक प्रकृति है उसको तोड़ने के लिए कि ये अल्टीमेट है। और आपकी इंद्रियों को कहो कि होमेज पे करें इस चीज को, तब जाके धीरे धीरे आप वास्तव में इसमें आ सकते हो। अगर एक में भी आप इसमें अटक गए तो ये कहना नहीं मेरे को बिल्कुल पता है, मैं जानता हूं, तो इसका मतलब अभी आप लोअर वर्किंग के अंदर हो, आप में अभी बेटर वर्किंग नहीं आई है। आगे ये अपने आप भी विचार संवेदन ग्रहण कर सकता है, सीधे ही भाव छवियों को ग्रहण करता है और उन्हें मानसिक धारणाओं में गढ़ देता है। ये आपने संवेदन न देख, हाँ ये संवेदन और धारणाएं स्वयं विचार नहीं है, अपितु विचार का उपादान उसकी सामग्री है। परंतु यह बेहद जरूरी है कि पर्याप्त विचार और एकदम सही सामग्री पर काम करें। अतः शिक्षाविद का प्रथम कार्य है बालक में 6 इंद्रियों के समुचित प्रयोग को विकसित करे। यह देखे कि गलत प्रयोग के कारण वे क्षतिग्रस्त या उनका विकास अवरुद्ध न हो जाए, अपितु अध्यापक के निर्देशन के अंतर्गत स्वयं बालक द्वारा उनका उतनी पूर्ण सटीकता और अत्यंत सूक्ष्म संवेदनशीलता तक प्रशिक्षण साधित हो जाए जितनी की उनकी क्षमता हो। इसके अतिरिक्त कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी सहयोग लाभ हो सकता है उसे पूर्ण रूप से उपयोग में प्रयुक्त कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए हाथ को वह उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए जो आंख देखती है और मन महसूस करता है। वाणी को उस ज्ञान की पूर्णतम व्यक्ति के प्रशिक्षित होना चाहिए जिसे अंतःकरण अपने में लिए होता है। ठीक है। तीसरी परत है बुद्धि, जो कि विचार का वास्तविक उपकरण है और वही मशीन के अन्य भागों द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करती है और दूसरों को देती है। ये कल्टीवेशन की मतलब इसकी जरूरत है। नहीं तो अगर बुद्धि आप में एक एलिमेंट्री बुद्धि भी नहीं है तो इस जगत का आप क्या करोगे भाई। उसी स्थान के ऊपर सब माँ रह रही हैं और उनके गेट के बाहर मान लो कोई म्युनिसिपैलिटी का आदमी झाड़ू निकाल रहा होगा, जीवन भर भी वो झाड़ू निकाल रहा है, उसको ये नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं है। या कितने जने उसको उनको सेंस ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। लोग उनके साथ बरसों रह गए, उनको ये नहीं पता ये कौन है क्या नहीं है। तो इंद्रियों से सारी चीज नजर आ रही है, ये जगत भी नजर आ रहा है। अरे और दूसरों की छोड़ो, हमको ही हमने पढ़ लिया, हम भावना से भावित भी हैं, पर एक्चुअल के अंदर हमको वो चीज नजर नहीं आती क्योंकि बुद्धि का अभी जो सेंट्रल पॉइंट है वो अभी शिफ्ट नहीं हुआ। इसलिए लोग मन में कैरी करते हैं हाँ करना चाहिए माताजी का काम, पर एक्चुअल में जो शिफ्ट होना चाहिए वो शिफ्ट नहीं होने के कारण अभी वो चाह के भी नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साथ नहीं दे रहा। आपकी इंद्रियों से जो क्रिया होगी वो देगी आपके मनस को, मनस देगा बुद्धि को, बुद्धि से जो निर्णय आएगा वो तो क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र ही अभी चेंज नहीं हुआ तो आप कैसे, आप तो वही निर्णय करेंगे। आप फिर कह देंगे भी बात क्या है, एस्पिरेशन तो है कहीं ना कहीं, पर ये तो हो नहीं रहा क्योंकि अभी उसका जो मूल शिफ्ट है वो हुआ नहीं। इसलिए बुद्धि से हम वैसे के वैसे ही निर्णय करेंगे, चाहे किसी भी विषय में हो। वो तो एक ही बात है, किसी भी विषय में हो, जीवन का संचालन कैसे करना है, बुद्धि उन्हीं सामान्य तरीकों के ऊपर या इंद्रियबद्ध तरीके से करेगी क्योंकि डीपर लाइट नहीं है। नहीं तो अदरवाइज क्या करना चाहिए भाई, बुद्धि को किस लाइट में प्रोसेस करना चाहिए वो इस पे निर्भर करेगा कि आपकी चेतना इंद्रियबद्ध है या आपकी डीपर स्टेशनड है, हायर स्टेशनड है। तो बुद्धि उस तरीके से प्रोसेस करना शुरू कर देगी। उसको रिपोर्ट तो वो वैसी मिल रही है। आप एक व्यक्ति उन रिपोर्ट्स का क्या करता है, दूसरा व्यक्ति उन रिपोर्ट्स का क्या करता है, यही व्यक्ति व्यक्ति के अंदर अंतर करता है। और बाकी उसकी आंखें कितनी तेज है या उसकी घ्राणेन्द्रिय कितनी तेज है इस आधार पे थोड़ी है कि ये महात्मा जी बड़े बड़े प्रकांड हैं, इनसे कोई प्रभावित थोड़ी होता है। कि उनकी आंखें नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है। हम कह रहे सूरदास जी की आंखें नहीं थी और फिर भी उनकी जो आंखें होनी चाहिए वो हैं। तो ये जो है वास्तविक उपकरण है
और ये जब अंदर से हमको कोई चीज खुलती है, वो फिर बाद में ये कहती है नहीं, इसलिए वो शुद्ध बुद्धि की बात करते हैं। अभी तो ये मैकेनिज्म है, मतलब ये हमको मैकेनिज्म समझ में आ जाता है कि कैसे रेटिना पे भी इमेज पड़ी करते ही हम उसका क्या बनाते हैं, वो क्यों अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बनाता है, उसके कारण ये है। ये पूरा मशीनरी को समझा रहे हैं खोल खोल के कि कौन सा पुर्जा किस तरीके से काम करता है हमारा। आगे। बुद्धि एक ऐसा अंग है जो क्रिया के अनेकों वर्गों के द्वारा गठित होता है, जिन्हें दो महत्वपूर्ण श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। दाहिने भाग की क्रिया और शक्तियां, बाएं भाग की क्रियाएं और शक्तियां। लेफ्ट हैंड दाहिने और भाग राइट की हैंड फैकल्टीज होती है ना माइंड हाँ की, वो। दाहिने भाग की शक्तियां बोधकारी, सृजनात्मक और समन्वयात्मक होती हैं। बाएं भाग की शक्तियां समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक होती हैं। अच्छा, निर्धारण या विवेक, कल्पना, स्मरण, अवलोकन दाहिने भाग से संबंध है। बाएं भाग से संबंध है तुलना और तार्किकता। समालोचनात्मक शक्तियां भेद, तुलना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, तर्क द्वारा निर्णय, अनुमान तथा निर्णय करती हैं। वे तार्किक बुद्धि के घटक अंग होती हैं। दाहिने भाग की शक्तियां बोध प्राप्त करती हैं, आदेश देती हैं, अपने तौर पर आकलन करती हैं, समझती हैं, पकड़ में लाती हैं और कुशलतापूर्वक प्रयोग में लाती हैं। मन का दाहिना भाग ज्ञान का स्वामी होता है, वाम भाग उसका सेवक होता है। वाम भाग केवल मान भाग ज्ञान की केवल देह को स्पर्श करता है, दाहिना भाग उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। वाम भाग अपने आप को सुनिश्चित अथवा जांचे परखे सत्यों तक सीमित रखता है, दाहिना भाग उस चीज को पकड़ता है जो अभी भी दुर्ग्राह्य है या जिसे जांचा परखा नहीं गया है। दोनों ही मानव बुद्धि की संपूर्णता के लिए अनिवार्य है। यदि बच्चे की शिक्षा को अपूर्ण और एकांकी नहीं रहना है, तो इस मशीन के इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को उनकी उच्चतम तथा सूक्ष्मतम क्रिया शक्ति तक उन्नत करना होगा। ठीक है, हाँ, आगे। क्षमता या शक्ति की एक चौथी परत भी है, जो अभी तक मनुष्य में पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। वह धीरे धीरे एक अधिक व्यापक वृद्धि और एक अधिक पूर्ण विकास प्राप्त करती जा रही है। ज्ञान के इस उच्चतम स्तर की शक्तियां हमें मुख्यतः प्रतिभा या विशेष कौशल के गोचर होने पर ज्ञात होती है। जीनियस, जिसको जीनियस बोलते हैं। हम्म हम्म। प्रखर विवेक, सत्य का अंतर्भाषात्मक बोध, वाणी की परिपूर्ण प्रेरणा, ये प्रेरणा ग्रंथ है। इस कोटि तक ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन जो प्रायः प्रत्यक्षानुभूति अथवा अंत्य प्रकाश तक ले जाता है और मनुष्य को सत्य का उद्भासक बना देता है। भले ही अनेक लोगों के पास ये शक्तियां अपूर्णतः या क्षणिक रूप से रहती हैं, परंतु अपनी उच्चतर विकसित अवस्था में ये शक्तियां विरल ही मिलती हैं। अभी भी ये मनुष्य विशेष कौशल की बात है जो गोचर होता है, प्रखर विवेक। भाई, क्या मतलब हुआ इस बात का कि उन्हीं चीजों के अंदर इंद्रियां तो वही काम कर रही हैं, वही रिपोर्ट्स इस जगत की दे रही हैं आपको, उसके अंदर से कोई न्यूज है, वो ही घटना को किस तरीके से एक व्यक्ति कैसे पर्सपेक्टिव देता है उस चीज को। श्री अरविंद ने पर्सपेक्टिव ही तो दिए हैं। जब वेद रहस्य की वो बात करते हैं तो कोई हवा की चीज की थोड़ी बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लिया, ह्यूमन साइकिल की बात करते हैं तो पूरे विश्व का जो आज तक का चक्र रहा है और कैसी उसकी गति रही है, उस पर परिप्रेक्ष्य तो दिया है, कहां से लिया है वो उसको। और जब आज वो हमको उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव देते हैं, कितना जबरदस्त विवेक, विवेक की भी मतलब पराकाष्ठा है। ये एक विशेष कौशल की चीज है, कहां से आ गई। भाई श्री अरविंद अगर इतिहास पढ़ें भी तो इतिहास तो और लोगों ने भी पढ़ा है। आज तक भी अगर वो ये द्रविड़ है इस नाम के ऊपर पार्टियां तक गठित कर रहे हैं, जिसके अंदर विवेकानंद जी कह रहे हैं ना कोई आर्य है ना कोई द्रविड़ है, इस तरीके का कोई विभेद नहीं है यहाँ, ये तो पूरी एक ही जाति है, जिसके अंदर उसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं। ये देखिए आप। तो सत्य का अंतर्भाषात्मक बोध, बाहर से आपको कुछ भी नजर आता हो,
आपको एक्चुअल में ये नजर आता हो, पर अंतर्भाषात्मक बोध ये है, वो दोनों में अंतर कर देगा। वो ये जान लेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ये है, पर मां की इसके अंदर ये क्रिया है, इसलिए ठीक है, इसमें क्या बात है। अगर बाहरी आकलन से आप व्यक्ति को देखेंगे, जैसे वो एक मंदिर की बात थी, वो खाली चोरों डाकुओं से सारा मंदिर बना दिया उन्होंने। अंतर्भाषात्मक बोध है। ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट चला है, इसके अंदर जो शुरू के अंदर प्रभुपाद जी ने जिनको तैयार किया, उनको तो ये भी नहीं पता था कि दीक्षा क्या होती है। उनको कहा कल सुबह आ जाना, उनसे पूछना भी उचित नहीं समझा कि भाई जब पता मेरे को ये अंतर्भास हो गया, मतलब इंट्यूशन हो गई, या कह दिया भगवान कृष्ण ने, तो सुबह भी बुला लो इनको इकट्ठा करके, कहते भैया उनको बताओ, आपको आपको पता ही नहीं, सुबह आपका मुंडन कर दे और कह दे आप कुछ लोग जो हो, ये मेन लोग हो जो इस चीज को आगे लेके जाएंगे। जिसने भी उनकी जीवनी देखी हो, कितने वर्षों में उन्होंने काम कर दिया था देखिए, और ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था उस व्यक्ति का। आज हम किसी भी सुपरलेटिव्स के अंदर करें, वो तो हमेशा हो ही जाता है, पर वास्तव में किस उम्र के पड़ाव के अंदर उन्होंने शुरू किया, क्या तो उनकी स्थिति थी। मतलब ये मूवमेंट शुरू करने से पहले तो वो अस्थमेटिक थे शायद, या कोई उनके दिक्कत थी ऐसी कि उनको यही नहीं था कि मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा। तो अंतर्भाषात्मक सत्य का अंतर्भाषात्मक बोध है। बाहरी उपकरण पे फिर आपका इतना आग्रह नहीं है। वाणी की परिपूर्ण प्रेरणा, वाणी जो आपकी है, वाणी मतलब बोलने के अंदर ही नहीं, पर हाँ विशेष कौशल है आपका। आप जो बोलते हो वो वास्तव में दूसरे के ऊपर इसलिए प्रभावित करता है। देखो ये प्रेरणा कहां से आएगी, अगर आप ओपन होंगे उस चीज के प्रति। आपके अंदर वो शक्ति तब आएगी जब आपका तार जुड़ा होगा। इस कोटि तक ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन, जो प्राय प्रत्यक्षानुभूति अथवा अंतः प्रकाश तक ले जाता है। ये प्रत्यक्ष दर्शन वो कब होगा, आप जब इस जीवन में चल रहे हैं। आज जब ये बातें हम पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए तो जो बहुत गहनता से भी अध्ययन कर रहा है, पर जो इस जीवन को नहीं जी रहा, उसके लिए तो एक ऐसी चीज है जैसे साहित्य में पढ़ के कल्पना करना या विजुअलाइज करना। और वही जो एक व्यक्ति इसको जी रहा है, उसके लिए तो प्रत्यक्ष अनुभूति की चीज है। और मां की हर बात जो है वो अंतः प्रकाश ले आती है, उसको उस शब्द के माध्यम से सीधे एक्सपीरियंस तक चला जाता है। आज गीता का हमारा जो बैकग्राउंड है, उस पे जब श्री अरविंद का हम कोई चीज पढ़ते हैं अब, तो हमारे लिए बड़ी सुग्राह्य है। और वही कोई नए व्यक्ति के लिए उस सारी चीज को वापस बताना कि भी वर्ण व्यवस्था का क्या अर्थ है। आज जब हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि श्री अरविंद का बैकग्राउंड है, तो हमारे लिए उसके मायने अलग हो जाते हैं। और जो बेचारा अभी शुरुआती दौर के अंदर है, हाँ ये नहीं हम कह रहे कि वो उतना ही समय लेगा जितना आपने लिया है। यही कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद ने कहा कि जिस तेजी से ये यहां तक पहुंचे हैं, मतलब ये फिनोमिनल है। इसका मतलब इनमें कोई जबरदस्त चीज है कि जो पश्चंती बुद्धि सीधे ही चीजों के मूल तक चली जाती है। ये सामान्य चीज नहीं है। हम कितने भी समझदार हो सकते हैं, हमने बहुत सारी डिग्रियां, या हम कैसे भी पद पे हो सकते हैं जहां हमारी प्रखरता, लोग उसको ये देखते हैं कि उसकी तरफ कि कितना जबरदस्त प्रखर व्यक्ति है, और फिर भी जीवन के मुद्दे क्या हैं। इससे पता चल जाता जीवन में अल्टीमेटली उसका शिफ्ट तो अभी वहीं का वहीं है। मतलब वो अभी केंद्रित तो अपनी भौतिक सत्ता के ऊपर ही है। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी तक तो उसको बेचारे को कोई चीज मिली नहीं। ये है प्रत्यक्ष बुद्धि जो सीधे देख लेती है। अरे मतलब इतना सारा पसारा करने के बावजूद भी उसका वास्तव में मुद्दा क्या है, वहां तक नहीं पहुंच रहे। मतलब मेरे पास न्यूज बहुत है, करूं क्या अब मैं इसका। जैसे सामान्य जन को परोस दी जाती है, एक दिन एक चीज परोस दी गई, वैसे न्यूज डांस करने लगेंगे, दूसरे दिन दूसरी चीज पे डांस करने लगेंगे। करें क्या, पर्सपेक्टिव क्या है उस बात का। तो श्री अरविंद जब उसमें लेख लिखते थे, वो इतने ज्वलंत थे। कौन सी चीज थी, अखबार तो और भी निकलते थे उस समय, और जगह जगह वो अपने कंटेम्प्रेरी अखबारों के नाम भी देते। इवन वो श्री अरविंद जो लिखते थे उसके ऊपर आक्षेप करते थे, उसकी आलोचना भी करते थे।
वो कई नाम दिए उन्होंने, इंदु प्रकाश है या कई से नाम उस समय के हैं जो उस समय छपते थे, वो भी करते थे वो चीज। और श्री अरविंद भी उस घटना को किस तरीके से लेके आते थे और उसके वास्तव में राष्ट्रीय पटल के ऊपर उसके मायने क्या हैं, इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति और अंतः प्रकाश तक ले जाती हैं ये चीजें भी, कैसे कैसे लेके जाती हैं, और ये हमारे अंदर भी हैं। मतलब अपूर्णता या क्षणिक रूप से रहती हैं, परंतु अपनी उच्चतर विकसित अवस्था में ये शक्तियां बिरली ही मिलती हैं। भाई दो चीज है, हमारे अंदर पूर्ण विकास इनका नहीं है, पर साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि हमारे में क्षणिक रूप से ये चीजें आती ही हैं। पर हम इनको, भाई पहले तो ये डिफरेंशिएट कर पाना कि ये वाली क्रिया हुई, ये इंद्रियों की क्रिया हुई, तो बार बार हम जब ये पढ़ेंगे तो इससे तुरंत के अंदर लाभ तो एक तो ये है कि एटलीस्ट हम ये डिफरेंशिएट थोड़ा बहुत तो कर पाएंगे कि ये कौन किस भाग की कैसी क्रिया है। हम बेटर समझ पाएंगे अपने बीइंग को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो। आगे अभी भी मनुष्य जाति ये की भैया जो ये पढ़ रहे हैं ये, तो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा होगा स्टूडेंट्स के पास जब हम लोग कोई सिलेबस के साथ विषय के साथ पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम लोग कैसे कर पाएंगे? सारे अपने आप चीज पहले तो माता जी को दो तो आप में बेटर शक्ति काम करना शुरू कर देगी। आप क्या अगर भैया? कहते हैं कि मैं माँ के लिए भावित हूं और आप कर्म उसके लिए करते नहीं, तो इसका मतलब आपकी प्रत्यक्ष दृष्टि तो अभी है ही नहीं। तो आप बच्चे के साथ कैसे करेंगे अगर आप में ही नहीं है? आप बच्चे में कोई चीज देना चाह रहे हैं, वो तो तब दे सकेंगे जो जब आप एटलीस्ट कम से कम उसके एग्जाम्पल होंगे। आप कोई एस्पिरेशन कैरी करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते नहीं, तो आप बच्चे से ये चाह रहे हैं कि उसमें ये चीजें हों। हाँ, फैकल्टीज डेवलपमेंट की बात है तो ये तो बहुत संस्थाएं हैं, बहुत सारे हैं, वो करते हैं इस चीज को, और उसके लिए आप अलग अलग उनको ये बता सकते हैं कि देखो इंद्रियां ये काम कर रही है, माइंड ये काम कर रहा है, आपकी बुद्धि ये काम कर रही, उससे ज्यादा तो आप आगे जा ही नहीं सकते। पहले तो आपको खुद को इतना मंथन करना होगा कि आप सहज तरीके से, डाइजेस्टिबल तरीके से बच्चे को दे पाएं, क्योंकि बच्चे के लिए तो ये एब्स्ट्रैक्ट एक विचार तरीके का होगा। तो आप उसको किस तरीके से, तो वो जो अपना तीसरा प्रिंसिपल था कि यू हैव टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, अब नजदीक से उसको एक कोई भी चीज, जैसे माँ इनके कल्टीवेशन की बातें करती थी, अपना डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है उसमें बातें करी भी गई है ऐसी कि एक कमरे में आपने भेजा, अब उसके अंदर कहा कि 5 मिनट आप इस रूम में रुकिए और इसके अंदर अब रिपोर्ट, पहले उसको बताओ मत, अब वो एक रिपोर्ट देगा इस कमरे की, फिर दोबारा भेजो उसको, ये कह के कि अब आपको बिल्कुल बारीकी से रजिस्टर करना है इस चीज को। फिर वो और ज्यादा, तो उसको ये कहिए कि 5 मिनट में देखिए आपने पहले ऑब्जर्व किया था, ये 5 मिनट में अब ऑब्जर्व किया, कितना अंतर है। टच के बारे में माँ ने कहा कि जैसे आप कोई एक बैग है उसमें 4-5 चीजें हैं, वो आपने रख दी, माँ ऐसे परीक्षण बता रही हैं शिक्षा के अंदर, जो शिक्षा वॉल्यूम है माँ का 12वां, उसमें कई तरीके की चीजें हैं। ध्वनियों के विषय में अगर आपको उसको कल्टीवेट करना है तो उसकी एक्सरसाइजेस बता रही हैं, और माँ कह रही है इससे जैसे फूल है, उसको मेमोरी उसकी और तेज हो जाए तो उसके लिए आप उसकी जैसे पत्तियों की बनावट क्या है, उसकी खुशबू कैसी है, टेक्सचर कैसा है, दूसरे फूल से इस फूल के अंदर अंतर क्या है, आप ये कॉन्ट्रास्ट करवाइए। माँ ने तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो अगर खाली इंद्रियों के कल्टीवेशन की बातें कर रहे हैं तो हाँ ये चीजें करी जा सकती हैं, आंखों से संबंधित, नाक से संबंधित, कि आप सूंघने की शक्ति है, आप अलग अलग उसको खुशबू दीजिए। फिर माँ तो कह रही है इसके अलावा व्यवस्था करने की, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पीसेज ऑफ फर्नीचर हैं एक कमरे में, उसको अब ये कहिए कि इसको किस तरीके से हम अरेंज करें कि ये बेस्ट तरीके से हो, जिसमें आपके सुविधाजनक भी हो पूरा कमरा। एक तो यूं है कि यूं आपने बेतरतीब तरीके से जचा दिया कि उसमें चल ही नहीं पा रहे, एक उसी स्थान में आपने इतने बढ़िया तरीके से उसको अरेंज कर दिया कि अभी भी आपके पास जगह भी बच रही है,
उसमें पूरे में इतना सुंदर अरेंजमेंट भी नजर आ रहा है, ये भी हो सकता है। प्रकृति के अंदर आप उसको लेके गए, चीजों से रिलेट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं देखो ये चीज ऐसी। मेन बात है कि आप कैसा कितने भाव से अगर करते हैं। अगर वही मैकेनिकली उसके साथ आपने कह दिया मैंने उसको मोबाइल दे दिया वो इसके साथ सीख गया, ऐसे नहीं होगा। आप कितना उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप में क्या चीज है। पर इसकी एक लिमिटेशन है, अगर बाहरी एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो हम ये बातें कर रहे हैं कि आपका जो अंतर्भाषात्मक चीजें हैं, जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन है, प्रत्यक्ष बोध है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, सत्य का उद्भासन जो कर देता है, वो कभी नहीं होगा, उससे आप दूर रहेंगे। क्योंकि आपके ही कैलकुलेशन में नहीं आ रहा तो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा। इंद्रियों तक की बातें आप शुरू कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। ठीक है विवेक? हाँ ठीक है भैया। अपनी वर्तमान अवस्था तक उन्नत न तो क्या कहाँ पर कहाँ गया। अभी भी मनुष्य की आलोचनात्मक बुद्धि के द्वारा इन पर भारी रूप से अविश्वास ही किया जाता है, क्योंकि इनमें दोष, सनक और एक पूर्वाग्रहग्रस्त कल्पना का मिश्रण होता है, जो इन शक्तियों की समुचित क्रियाओं को बाधित और विकृत करता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यदि इन शक्तियों या क्षमताओं की सहायता न होती तो मनुष्य जाति अपनी वर्तमान अवस्था तक उन्नत न हो पाती। साइंस ही आगे नहीं जा पाती। हाँ, मतलब जो साइंस कह रही है कि मैं इतना इन चीजों पे आधारित होकर चलती हूँ, वही अगर उसमें कल्पना शक्ति न होती या उसमें एक सर्टेन इंट्यूशन न होता तो आगे नहीं जा सकती थी। बच्चे के अंदर प्रतिभा या विशेष क्षमता के तत्व के साथ क्या किया और जाए, यह प्रश्न की और यह प्रश्न की शक्तिशाली और चकरा देने वाले तत्व के साथ बच्चे के अंदर प्रतिभा या विशेष क्षमता के तत्व के साथ क्या किया जाए, एक ऐसा प्रश्न है जिसके साथ शिक्षाविदों ने अभी तक मशक्कत नहीं की है। केवल एक प्रशिक्षण मात्र तो प्रतिभा को निरुत्साहित करने और कुचलने का अपना अधिक से अधिक प्रयास करता है। हाँ यही एक करता है। मतलब आप में अगर कोई जीनियस है तो शिक्षा पद्धति या माँ बाप उसकी यही कोशिश करेंगे कि उनके क्योंकि दायरे में नाक की सीध में नहीं आ रहा तो उसको मार डालो। अगर उसमें प्रतिभा है तो प्रतिभा का मतलब यह है कि आपके सामान्य ढर्रे में है नहीं। और यूं तो देखिए कि सब में अपनी अपनी तरीके की फैकल्टीज हैं, उतना करना तो बहुत मुश्किल है। पर जो प्रत्यक्ष भी अगर नजर आ रहा है उसको भी प्रशिक्षक के लिए जो है वो तो कुचलने का ही प्रयास है ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप में कोई डीपर चीज है तब तो सारा वातावरण, सारा समाज, परिवार आपकी शिक्षा पद्धति की कैसे जल्दी से जल्दी उसको कुचल डाले। वो तो वैसी है जैसे कंट्री ऑफ द ब्लाइंड की कहानी है, उसमें सारे के सारे ब्लाइंड हैं, उसमें गलती से एक आंख वाला व्यक्ति पहुंच गया। अब उनका सारा प्रयास, पहले तो उनको लगा ही नहीं कि भाई ये चक्कर क्या है, ये गलती क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रात को काम करते थे। अगर आपके आंखें नहीं है तो वो दिन में क्यों काम करेंगे। उनके जो दिन और रात फिर बाद में कंफर्ट के हिसाब से देखेंगे, वो तो रात को करते थे भैया जब सूर्य नहीं है, क्योंकि उनके तो सूर्य का उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो तो ये देखेंगे कि हमको कंफर्टेबल कब है, तो वो रात को करते थे अपना काम। इसके बेचारे के उल्टा काम हो गया कि कहाँ आके फंस गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिगर आउट किया कि इसके समस्या ये जो दो छेद हैं ये हैं। अब उनका सारा प्रयास ये कि इसको फोड़ डालो, नहीं तो ये ठीक नहीं होएगा। वही सारा प्रयास हमारा है कि ये समहाउ अगर उसमें कोई एस्पिरेशन है, मार डालो उसको कैसे भी, किसी भी तरीके से। और कितने भी वेल मीनिंग पेरेंट्स हों, भाई अगर ये कहा जाए तो कोई इस तरीके से कौन पेरेंट है जो सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। अगर माँ कह रही है कि ये पेरेंट्स आर जो भी मैं कितना कहूं वो तो जो हैं सो हैं। तो और माँ किन से संपर्क में थी, कोई आम फैमिली से संपर्क में थी। माँ किसके विषय में कह रही हैं। ये तो एक, आप चाहे कितनी भी बातें करें, कुछ भी करें, भैया मनुष्यता से ऊपर फ्रेमवर्क से थोड़ी सोच सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम उस ग्रुप में हैं तो हम कितनी भी कल्पना करें, हम हैं उस ग्रुप में। समझदारी खाली ये है, ये समझने की हम कहाँ हैं।
और उसको कैसे उपचार करें, बजाय ये संदेह करने की हम ग्रूव में नहीं हैं। ग्रूव में तो है ही हैं। हाँ, तो ये अधिक से अधिक उसको, अगर आप में कोई जीनियस है तो शिक्षा पद्धति का प्रयास ये है कि उसको कैसे भी कुचल डालो। एक अधिक उदार शिक्षक उसका स्वागत करता है। आगे। मानव जाति मानव जाति के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्षमताओं, शक्तियों को ध्यान दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। इनकी उपेक्षा करना मूर्खता है, इन्हें निरुत्साहित करना अपराध है। इनके अपूर्ण विकास को पूर्ण बनाना होगा। इनमें दोष, सनक और पूर्वाग्रहग्रस्त कल्पनाशीलता के मिश्रण को सावधानी पूर्वक और समझदारी से हटाना होगा, परंतु शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। यदि वह हस्तक्षेप करेगा तो बुरी चीज के साथ साथ अच्छी चीज को भी निकाल फेंकेगा। अन्य सभी शैक्षणिक क्रियाओं की भांति यहाँ भी वह विकसनशील आत्मा को केवल उसके अपने पूर्णता के पथ में स्थापित कर सकता है। हेलो। हाँ और ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। आज मेरे को थोड़ा सा काम था, मतलब कि क्या है कि 6:45 ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक ठीक। नैतिक प्रकृति। अच्छा, इसके अंदर अभी तक किसी के कोई प्रश्न है या कोई चीज? शब्या जी, विनीता, रविकांत जी, जैसे विवेक ने एक इसमें पूछा भी कैसे किया जाए। सही है, तो माँ ने उसके चीजें बताई भी हैं। इसमें कोई बात है क्या शब्या जी? हैं जी? जरूरी है। क्या बोल रहे हैं जैसे आप बताए कि शिक्षा के माँ का शिक्षा वाला किताब में सारा चीज है। हाँ। कैसे प्रैक्टिकल करें। जब जैसे आप बताए कि माँ की शिक्षा वाले किताब में लेकिन सब नहीं पढ़ ले, सब नहीं अच्छा ले, तक तो प्रैक्टिकल करना हमको तो कठिन है। जितना इसमें है प्रत्यक्ष का बोध सर्टेन पर तो आदमी को होता है, लेकिन उसको विकसित करने के बारे में तो सोचता ही नहीं है। कभी कभी तो आदमी बोलता है ना, रे हमको इसका आभास पहले से हुआ। कई बार ऐसा जीवन में हुआ भी है, लेकिन ये भी एक क्षमता है इसको, जो मेरे पास नहीं है, बच्चों को क्या देंगे। ये भी पूरा ही है। ये तो पहले अपना ही पूरा मंथन का जरूरत है। सही सही बात है। रविकांत जी, चीज है क्या इसके अंदर? आगे चलते हैं, नहीं तो नैतिक प्रकृति। मानव सत्ता की व्यवस्था में मानसिक प्रकृति नैतिक प्रकृति पर टिकी होती है। मानसिक प्रकृति नैतिक प्रकृति पर टिकी होती है और नैतिक व भावनात्मक प्रकृति की पूर्णता से विच्छिन्न बुद्धि की शिक्षा मानव प्रगति के लिए हानिकारक है। फिर भी यद्यपि ऐसा किसी प्रकार का कार्यक्रम या पाठ्यक्रम निर्धारित कर देना तो सरल है, जो मन के प्रशिक्षण के लिए तो भली भांति काम दे देगा, किंतु आधुनिक परिस्थितियों में विद्यालय और महाविद्यालय के लिए उचित नैतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर पाना अभी तक संभव नहीं पाया गया है। मोरल एजुकेशन खाली ये कह देना कि आपको असत्य नहीं कहना चाहिए, आपको आचरण में ये चीजें नहीं कहनी चाहिए या करनी चाहिए, ये कहने मात्र से आप नैतिक प्रशिक्षण नहीं कर सकते। तो उसके लिए मिनिमम आपके लिए आवश्यक है कि बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाए उसका। नैतिक शिक्षा जो है, एक उदाहरण आपके पास ज्वलंत इस तरीके का है, जो किसी भी एक सद्गुण को
उसके पराकाष्ठा तक ले गया हो, वो एक जो आपके उदाहरण है वो पूरे राष्ट्र को भी प्रभावित कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। आप कितनी भी अदरवाइज उसको व्याख्यान कीजिए, असत्य नहीं बोलना है। अरे भाई आप तो इसका आचरण कर ही नहीं रहे हैं, तो बच्चे को अगर आप ये कहते हैं तो बच्चा उसको कैसे कर पाएगा? क्योंकि उसको जो शिक्षा दी जा रही है प्रैक्टिकल के अंदर तो वो उसको देख नहीं पा रहा, और जो गुरुजन उसको दे रहे हैं, जो टीचर्स दे रहे हैं, वो खुद उसका व्यवहार में नहीं लेके आ रहे। तो इसलिए आज तक इसकी व्यवस्था शिक्षा पद्धति हमारी कर नहीं पाई है, क्योंकि हम जिन जिन चीजों के कारण शिक्षा में जा रहे हैं, भाई आप तो अभी तो वास्तव में शिक्षा तो शिक्षा के लिए हो ही नहीं रही। पढ़ाने वाला इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके लिए एक आजीविका का साधन है। उसके अंदर अगर आप नैतिक विधान देना चाहेंगे और वो भी आप कोई ड्यूटी के रूप में बड़ी ईमानदारी से कि मैं इतना उससे आजीविका ले रहा हूं, ये नहीं कि पहले वाले लोग यूं ही कर रहे थे, व्यवस्था कोई चीज पे तो चली रही थी, पर आपकी उसके ऊपर भावना ही नहीं है। आपकी सारी चीजें तो किसी और चीज पे केंद्रित हैं। हमारी बाहरी प्रकृति है, उसके इतने दावे हैं हमारे ऊपर, उसमें अगर हम ये कोशिश भी करें तो शुरू कहां से करें? नैतिक प्रशिक्षण तो व्यवस्था कर पाना ही संभव नहीं है। नैतिक और धार्मिक पाठ्य पुस्तकों के अध्यापन के द्वारा बच्चों को नैतिक और धार्मिक बनाने का प्रयास एक निरर्थकता और एक भ्रांति है। ठीक इसलिए क्योंकि हृदय मन नहीं है। आपका जो हृदय है वो माइंड नहीं है, आपका हृदय तो है एक चीज के ऊपर। तो बच्चे का हृदय जिस चीज के ऊपर टिका हुआ है वो तो उसके लिए अपने आप सहज भागने का प्रयास करेगा। आपका हृदय कहां अटका हुआ है? आपका हृदय आपके परिवार में, आपके मैं के पोषण के अंदर। तो अगर हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ और हम कितनी भी बातें करें, प्रॉब्लम यही है। बच्चे के साथ ही नहीं, ये हमारे साथ भी है। हृदय पता नहीं कहां कहां अटका हुआ है। इसीलिए अगर साधना के जीवन में पदार्पण करने के बावजूद भी हमारी अगर दूसरी प्रकृति हावी है तो अरुचि होना, हम कहेंगे कि माँ का काम कैसे करें भाई, आपको रुचि नहीं है उसके अंदर, आपका हृदय तो पता नहीं कहां कहां है। ये इसीलिए नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण जो है ये बिल्कुल निरर्थक है। आप ये कहें हम तो मोरल एजुकेशन देते हैं, बच्चों को पढ़ा के भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो कुछ समय के लिए वैसा एक अभ्यास के हिसाब से सीख भी जाएगा, पर हृदय परिवर्तन नहीं हुआ उसका। ठीक इसलिए क्योंकि हृदय मन नहीं है, और मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक रूप से हृदय में सुधार नहीं लेके आता। माइंड को आपने प्रशिक्षित कर लिया तो हृदय थोड़ी सुधर गया। यह कहना एक त्रुटि होगी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसको प्रशिक्षित न करें और उसको ये कहें आप बदतमीज हो जाएं। यह अंतःकरण में कुछ विचारों के बीज डाल देता है, और यदि ये विचार जैसे ये धार्मिक पुस्तकों और नैतिक पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी कहानियों को पढ़ना सही नहीं है बच्चों के साथ? तो फिर हम उदाहरण क्या देंगे? बहुत बढ़िया बात है। एटलीस्ट कम से कम उसके किसी भाग को तो कुछ आनंद मिल रहा है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको ऐसे उदाहरण हमारे संस्कृति के, अरे हमारे तो एक एक प्रांत में इतने इतने उदाहरण भरे पड़े हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि उसको शिक्षा की व्यवस्था कोई शिक्षा संस्था कैसे करे। अभी तो पाठ्यक्रम में नहीं आई ना ये चीजें। आप अपने व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं कि उनके साथ हम कहानियां पढ़ें, अच्छी बात है। उसके अंदर आप रामकृष्ण जी की, विवेकानंद जी की इतनी शिक्षाप्रद कहानियां हैं, फिर बाद में इतने भक्तों के चरित्र हैं, जो इतनी इतनी पुस्तकें हैं, इतनी इतनी चीजें हैं, निश्चित रूप से देनी चाहिए। क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं, अरे भाई ये मना थोड़ी कर रहे हैं। यह कहना एक त्रुटि होगी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है, और कैसे पड़ता है? यह अंतःकरण में कुछ विचारों के बीज डाल देता है। तो इसीलिए जो जातक कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो बच्चे को आज भी इतनी पसंद आती हैं। भाई आपको पता है पेड़ जो है वो नेवले के साथ बात नहीं कर रहा है, या जिस भाषा के अंदर
कोई किसी के साथ बात कर रहा है, वो वैसे वो बात नहीं करता, पर आपको वो फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से, उससे आप तुरंत ये समझ गए, और वो हमेशा अगर आप में डीपली इम्प्लांटेड हो गई तो आप समझ नहीं पा रहे कि आप कितनी चीजों से बच जाएंगे। अन्यथा आप में क्षमताएं हैं, बुद्धि का जीनियस है, पर वो उपयोग में किस में आ रहा है, वो तो देखिए किस तरीके के तत्वों में काम में आ रहा है। जिसको हम सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं वो तो अपने छोटे से दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा, पर जिसमें राजसिकता है, जिसमें क्षमताएं हैं, वो अलग अलग फील्ड के अंदर जाके क्या क्या कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर जाके देखिए वो कितना क्या क्या कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि क्षमता से विहीन लोग हैं, पर केंद्रितता अभी भी उनकी वही है, क्योंकि हृदय कहीं और ही अटका हुआ है। तो आपने उनको कितनी भी कह दिया हो, वो तो खुद पब्लिक में आके ऐसा कहेंगे कि हम तो समाज सेवा के लिए हैं, यहाँ तो हम आपके सेवक हैं, ये जो भी वो इतने सुंदर सुंदर भाषण देंगे, तो न तो उसको सुनने वाला है वो प्रभावित हो रहा है उस बात से, और बोलने वाला भी जानता है वो क्या बोल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छी कहानियां पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके कुछ तो आप उसको सामग्री देंगे उसको अभिप्सा करने के लिए, पर उससे मूलभूत परिवर्तन नहीं हो जाता। शिक्षा में आप कैरिकुलम में इसकी व्यवस्था कैसे करें, विद्यालय और महाविद्यालय, पर अभी तक तो ऐसा कोर्स, कोई नैतिक शिक्षा उसका कोर्स है नहीं, और कुछ जगह प्रयास किया जा रहा है, उस जगह इसका प्रयास, जैसे चिन्मय मिशन है, उन्होंने अपना एक सेट निकाल रखा है, भारतीय विद्या भवन ने अपनी संस्कार शिक्षा करके एक सेट पहले अपना खुद का निकाला था, अलग अलग लोगों ने अपना अपना निकाल रखा है। जिसके पास थोड़ा सा साधन संसाधन है और जिनके पास कुछ शिक्षा पद्धति इस तरीके की है, हो सकता है स्वामीनारायण वालों ने अपना सेट निकाल रखा हो और वो सामान्य से बेटर कर रहे हैं। पर हम तो यहाँ एक विद्यालय महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई भी सफल विकल्प हमारे सामने अभी तक तो नहीं है। और पुस्तकें तैयार करके दे देना या उसको शिक्षा क्रम में ले आना, पर जब तक आपके शिक्षकों की व्यवस्था न हो या सेटअप अभी तक भी कैरियर ओरिएंटेड हो, तो नैतिक प्रशिक्षण कैसे काम कर सकता है? यह मूलभूत समस्या है। अगर आपकी शिक्षा अभी भी इसके ऊपर है कि वो कैरियर ओरिएंटेड है, तो आप उसके अंदर पुस्तकों की व्यवस्था कर देंगे। आप टीचर्स लाएंगे, कहां से लाएंगे कि ये नैतिक शिक्षा का टीचर है? ये कभी होता है क्या कि ये नैतिक शिक्षा का टीचर है? ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है, इसीलिए इसकी आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। भाई शुरू कहां से करें, समस्या ये आ रही है। यदि ये विचार अभ्यासगत हो जाएं तो वे आचरण पर असर डालते हैं, ये ठीक बात है। आप बच्चे को सर्टेन चीजें देते हैं, अगर वो उसके अंतःकरण में चली जाती हैं तो वो अभ्यास के अंदर आ सकती हैं और आचरण पर असर डाल सकती हैं। परंतु नैतिक पाठ्य पुस्तकों का खतरा यह है कि वे उच्चतर वस्तुओं के बारे में विचार को यांत्रिक और कृत्रिम बना देती हैं, और जो कुछ यांत्रिक और कृत्रिम होता है वह भली चीज के लिए सदा के लिए निष्प्रभावी हो जाता है। तो भारत के अंदर बीच में एक समय ऐसा था, तो गीता के अंदर भी वो ये कह रहे हैं वेदवाद रतः, वेदवाद के अंदर जो है, तो गीता भी उसका खंडन कर रही है, पर वेद का थोड़ी खंडन कर रही है। तो वैसी नैतिक पाठ्य पुस्तकों का खतरा ये है, गुरुजनों को ये करना चाहिए, यहां ये करना चाहिए, और वो इसके अंदर करके, जैसे कि सामान्य धार्मिक व्यक्ति करता है, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैंने गौ सेवा के लिए भी ये कर दिया, मैंने इसके लिए भी ये कर दिया, और कुछ लोग ईमानदारी से करते भी हैं, और उस भान से वो इतने सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, अब उनको लगता है कि वो कुछ भी करने के लिए उनको लाइसेंस मिल गया, आपको ये प्रमाण पत्र मिल गया कि अब आप कैसा भी जीवन जी सकते हैं। या फिर वो सारी क्रियाएं इतनी यांत्रिक हो जाती है कि फिर बाद में आपको विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ ब्राह्मण हैं, वो संस्कारगत, वो त्रिसंध्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा काम करेंगे, और फिर भी वास्तव में उनके कर्म हम देखें तो हम ये कहेंगे ये क्या कर रहा है भाई। अल्टीमेटली
उसका शिफ्ट चेंज नहीं होता, उसका मैकेनिज्म बहुत अलग तरीके का है। इसमें और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो अगला पैराग्राफ तो फिर बाद में आज नहीं करेंगे। इसमें कोई चीज है वो हाँ, ये जो भैया बात हो रही है कि इसका जो एक खतरा होता है वो मतलब हमें उच्चतर चीजों के बारे में एक निष्प्रभावी बना देता है, तो फिर ये तो एक प्रॉब्लम हो गया ना। जो व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति विशेष अगर कर रहा है तो खतरा नहीं है। आप जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हो बच्चों के साथ, पर एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपने एक स्कूल के अंदर एक कैरिकुलम कर दिया कि पहली क्लास के अंदर ये हमको नैतिक शिक्षा पढ़ानी है, दूसरी क्लास में ये करवानी है, पहली से 8वीं तक का कोर्स आपने तय कर दिया। ये तो यांत्रिक हो गया। आप 10 बच्चों को लेके आप अपनी इच्छा से और उसको कथाएं सुना रहे हैं, सुंदर सुंदर उसको भक्तों की कहानियां सुना रहे हैं, या आप उनको जो है शौर्य की कथाएं सुना रहे हैं, अपने जो महाप्रतापी लोग हुए हैं उनकी कहानियां सुना रहे हैं, वो तो बहुत गहरा असर डालेगा उनके ऊपर। पर आप अपने आप को शिक्षा पद्धति क्यों समझते हैं? भाई श्री अरविंद यहां ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षा पद्धति में डाल दिया जाए, कैसे डालेंगे आप? कि कैरिकुलम के अंदर डाल दिया, उसकी एक पुस्तक हो गई, उसका एक पाठ्यक्रम हो गया, और कैसे डालेंगे? वो तो फिर बाद में इंडिविजुअल तो कुछ भी कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं। हम ये जो सेशन कर रहे हैं ये क्या कोई शिक्षा पद्धति ऐसा जनरल में थोड़ी आ गया? फिर भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो काम कर ही रहे हैं, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इसका प्रभाव नहीं? अरे ये तो सारा ही प्रभाव है। पर ये सामान्य मतलब आम शिक्षा की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। आप समझ रहे दोनों में क्या अंतर हो रहा है? आप अगर बच्चों को 10 बच्चों का ग्रुप लेके, 20 बच्चों का ग्रुप लेके, या आपके पास कोई स्कूल है 300 बच्चों का भी आपके पास स्कूल है, आप उनको ऐसी शिक्षा देंगे, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? भाई एक तो नकारात्मक उनको आप जैसे चैप्टर्स हैं वो पढ़ाएं, और आप एक कॉन्शियसली उनको बहुत अच्छी सामग्री देंगे तो निश्चित प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव तो उतने स्तर तक पड़ेगा। हाँ, पर अगर आप ये कहें कि उनके जीवन में मूल अंतर आ जाए, वो नहीं आएगा। क्यों? अभी तक भी आपने अपना जीवन मां को दिया है, जितने स्तर तक दिया है उतना अंतर उनके अंदर आएगा, और वो भी आएगा नहीं आएगा। ये तो प्रैक्टिकल हम यहाँ करके देख ही रहे हैं कि किसके अंदर कितना का आएगा। उसका आउटकम आप ये सोचें कि इस स्तर पे आ जाए। अब न तो आप उस आउटकम के लिए काम करते, न वो उस तरीके की कोई जनरल चीज है कि सारी उसमें से वैसे ही निकली आए, ऐसा नहीं होता। और कोई बात इसमें विवेक? नहीं, ठीक है भैया। समझ आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया, समझ में आ रही है। हाँ ठीक है, तो हम इसको यही विराम दे सकते हैं आज। शब्या जी, रविकांत जी, गौरव, ठीक बात है क्या गौरव? ठीक है। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री रविकांत, मां भैया। कोई प्रश्न है क्या इसके अंदर? सारा जो हमने पढ़ा उसमें तो क्लियर है, बस ये इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की बात है। मेन तो हमें करना चाहिए बच्चों के साथ ये सब काम। पहले तो अपना हार्ट जो है उसका केंद्र चेंज करना चाहिए पहले। जी जी, हमारा हार्ट तो अटका हुआ है पता नहीं किस किस चीज में। तो हमसे और बहुत बेहतर शिक्षा पद्धतियां हैं जो काम कर रही हैं, रिजल्ट आ रहा है उनका। हम उस रिजल्ट की अभिप्सा नहीं करते। नहीं तो इतनी इतनी शिक्षा पद्धतियां और इतने इतने सेटअप चल रहे हैं दुनिया में कि हम तो उनकी बराबरी करते ही नहीं। ये तो माँ ने कहा था कि हम वही चीज दोहराने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तो हम वही चीज करके उसमें लाभ नहीं है। मुख्य चीज ये है कि हार्ट को कितना पूर्ण रूप से माँ के चरणों में दे दिया जाए, ये मुख्य बात है। अगर वो करते हैं तो आप चमत्कार साधित कर सकते हैं। नहीं तो श्री अरविंद के बैनर के नीचे कितनी कितनी संस्थाएं चल रही हैं, और वो अपने मुंह का टेस्ट देख सकते हैं कि उसका केंद्रितता क्या है। मूल चीज इसमें यह है कि हमारा हृदय का केंद्र कहाँ है। ठीक है गौरव? ओके भैया, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं पॉइंट्स भी बना रहा हूँ मेरे हिसाब से। बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे ही करें तो बहुत अच्छी बात है। विवेक करते हो क्या डायरी मेंटेन? हाँ भैया, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ओके, जय श्री मां। जय श्री मां भैया।